बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम को मुबारक हो। कौम की दुआओं से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कामयाब सर्जरी हो गई है। ये सर्जरी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जिनेवा में हुई है। वो लंदन सर्जरी करवाने के लिए गई थी। इनकी तरफ से बार बार कहा जाता था कि मैंने माइनर सर्जरी करानी है, इसके लिए मैंने लंदन जाना है। वो लंदन गई और लंदन से अपने वाला साहब मियां नवाज शरीफ के साथ वो जिनेवा चली गई। वहाँ पे उनकी सर्जरी हुई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कौम से अपील की गई थी कि मरियम नवाज की सर्जरी होनी है, कौम दुआ करे, और कौम की दुआओं से मरियम नवाज की कामयाब सर्जरी हो गई। सर्जरी क्या थी? कहा जाता है कि उनको ग्लैंड्स थे, उनके ग्लैंड को निकाल दिए गए हैं। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ। ग्लैंड्स क्या होते हैं? सादा लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कान पेड़े थे। पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं था, इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन गई। लंदन से जिनेवा चली गई। पाकिस्तान में इसका कैसे इलाज होता है? अमूमी तौर पर अगर किसी को कान पेड़े निकल आते हैं, ये गदूद सामने आ जाते हैं, तो किसी से दम करवा लिया जाता है या मिट्टी पढ़ा कर लगा ली जाती है, तो 1-2 दिन में बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन इनके पास पैसा बहुत है। पैसा कहाँ से आया? इमरान खान बताते हैं कि लूट मार का पैसा है। कौम को लूट कर ये पैसा बाहर ले गए हैं और उस पैसे से इसी तरीके से इनके नाज नखरे जारी रहते हैं। इस तरह का ये इलाज करवाते हैं। अगली बात भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कर लेते हैं। नसीम हैदर शाह की तरफ से कहा गया है कि अरशद शरीफ को जब कत्ल किया गया तो उससे कबल उन पर शदीद तशद्दुद किया गया था। उसकी उन्होंने ख़ुद भी वीडियो देखी है। आइए हम उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ और इस वाले से नसीम हैदर शाह क्या कहते हैं। उस पर कोई उसको मारा है तो कहते हैं जी आपको सरप्राइज देते हैं। तो इन्होंने मुझे एक फोन निकाला, उसमें से वीडियो दिखाई जो काफी लंबी थी। जो मैंने देखा उस पर उसको 3 आदमी उन्होंने मास्क चढ़ा रखे थे। मुझे फॉरवर्ड नहीं की, मुझे अपने से दिखाई जिसमें उसको 3 आदमी मारे थे और वो अरशद शरीफ साहब जी के मारे थे। तो मुझे बड़ा तरस आया। तो ये बड़े ऐसे कोई ये सफेद इनका लोग है, ये हंस रहे थे, बड़े खुश थे। तो मैंने इनसे बोला जी कि मरियम नवाज साहिबा भी वो भी बड़ी खुश होगी। कहते हैं वो तो बहुत खुश है, वो तो कह रही है कि अब इसका पार्सल बना के भेजना है। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया। ये आपने सुन लिया नसीम हैदर शाह की ज़ुबानी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस तरह से खुश हो रही थी जब अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया जा रहा था। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट भी सामने आया था। जब इस पर शदीद तनकीद की गई तो उस पर मरियम नवाज ने माजरत भी कर ली थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जहनीत कितनी सफ़ा काना है। हारून रशीद ने एक मौका पर कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो औरत हैं जो अपने दुश्मन का कलेजा भी चुबा लेती हैं। ये हारून रशीद साहब के अल्फाज हैं। और जो कुछ अरशद शरीफ के हवाले से अब बात सामने आई है, जिस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रही थी मुबैना तौर पर, तो उससे तो यही फिर लगता है। अब हम फिर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। इमरान खान नई फ़ौजी क़यादत के हवाले से थोड़े से मायूस नज़र आते हैं। मायूसी की क्या वजह हो सकती है कि जिस तरीके से लोग देख रहे थे कि नई क़यादत आई है और ये अपने आप को पुरानी क़यादत की पॉलिसी से लातल्लुक़ कर लेगी, लेकिन सरदस्त ऐसा नज़र नहीं आता। जो पॉलिसियाँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की थीं वही चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जिस दलदल में नई फ़ौजी क़यादत को धकेल कर चले गए हैं, उस दलदल से आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ये फ़ौजी क़यादत निकलेगी, क्योंकि अभी तक बहुत सा कंट्रोल उन लोगों के पास है जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के तैनात करदा हैं। जबकि जनरल आसिम मुनीर आहिस्ता आहिस्ता मामलात को देख रहे हैं और अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी तो फिर यकीनी तौर पर ये अपनी पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। उधर चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से एतमाद का वोट लेने के हवाले से लैतोलाल से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। इमरान खान को इसका भी इल्म है। इमरान खान की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि अगर एतमाद का वोट ना लिया गया तो फिर हमारे लोग असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। अगर इमरान खान के लोग असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही के लिए कंटिन्यू करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर उन्होंने कंटिन्यू करना है तो फिर मुस्लिम लीग नून के कंधे पर बैठ कर ही वो वज़ीर आला रह सकते हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही ऐसा करेंगे। अगली बात यह है कि आज की सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल सामने है। परवेज़ इलाही साहब शाम को कोई बात करते हैं, रात को कोई बात कर देते हैं, अगली सुबह उठते हैं तो उनके मुंह से कोई नई बात निकलती है। वो इमरान खान के किले को मजबूती से थाम कर बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी PTI के हवाले से उनकी ज़ुबान से कोई खैर के अल्फाज नहीं निकल रहे। PTI के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उनको बताते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनको जितलाते हैं कि किस तरीके से 25 मई को आपकी ज़ुबानें निकली हुई थी। उनको डराने की कोशिश करते हैं, खौफज़दा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान खान के हवाले से वो हमेशा यही कहते हैं कि बहुत बहादुर आदमी है, बड़े खरे आदमी है, बड़े सच्चे आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी है, इन जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब वो PTI के दूसरे लीडरों की बात करते हैं तो फिर इस तरह की बातें करते हैं कि इनकी ज़ुबानें निकली हुई थी, इन पर किस तरह से तशद्दुद किया गया है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल सामने है। एक तरफ परवेज़ इलाही साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए भी कोशिश हैं। हो सकता है कि इनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन एक बात आप लिख लें, इनका मुआहदा हो जाता है, लिख लिखा हो जाता है, यकीन दहानियाँ करवा दी जाती हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात हों और ये लोग इमरान खान के साथ हों। इमरान खान कभी भी ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। इमरान खान सोलो फ्लाइट करेंगे, उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। उनके पास अब अपने इलेक्टेबल्स हैं, उनको परवेज़ इलाही की ज़रूरत नहीं है। जब भी इंतखाबात होंगे, तहरीक इंसाफ यका व तनहा इंतखाबात लड़ेगी। परवेज़ इलाही साहब, काफ लीग कहीं दूर दूर भी इत्तेहाद में इनके साथ नज़र नहीं आएगी। ये लिख लेने की बात है, यकीनी बात है, ऐसा ही होगा। कामरान शाहिद पर जहाज़ में PTI के कोशामियों की तरफ से तशद्दुद किया गया। ये बड़े ज़ुबान दराज हैं, इनको अपनी बात करने का हक़ है, हर किसी को बात करने का हक़ है। आज़ादी इज़हार राय इसी को कहते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी किरदार कुशी तो नहीं कर रहे। ये कामरान शाहिद साहब इस हद तक भी इमरान खान के ख़िलाफ़ चले जाते थे कि किरदार कुशी से भी मामलात कुछ आगे के नज़र आते थे। जबकि तारीफ़ों के अगर पुल बांधते थे तो मियां नवाज शरीफ के, मियां शहबाज शरीफ के और कई दीगर लोगों के ये तबलती नज़र आते थे। बहरहाल किसी की तारीफ़ करना इनके लिए जायज़ हो सकता है, लेकिन किसी की किरदार कुशी करना वो कुछ लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी हमायत नहीं की जा सकती। अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई ज़ुबान दराज है, जो भी आपके ख़िलाफ़ कहता है, आप उसको कोर्ट ले जाने की बजाय उस पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर दें। इसकी किसी तरह भी हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन ये ज़ुबान दराजों के लिए एक पैगाम है कि अगर आप इस हद तक जाएंगे तो फिर रद्द-ए-अमल ऐसा भी आ सकता है। इसके बाद किसकी बारी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सलीम साफ़ी साहब कामरान शाहिद से भी थोड़ा सा आगे हैं। ये भी अगर किसी एयरपोर्ट पर, किसी पब्लिक मकाम पर, किसी जहाज़ में, किसी और जगह पर लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर इनका भी यही हशर होगा। इससे पहले कि ऐसे लोगों के साथ ये सारा कुछ हो, ये अपना अपना किबला दुरुस्त कर लें। बहरहाल इनको कुछ भी कहने का हक़ हासिल है। किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो ख़ुद कानून को हाथ में ले ले। और अगर इन लोगों ने कानून को हाथ में लेना है तो फिर उसकी सज़ा के लिए भी ख़ुद को तैयार रखें। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं MQM के हवाले से। MQM को एक बार फिर मुत्तहद किया जा रहा है सिर्फ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए, इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन यकीन करें कि ये लोग जितने भी मुत्तहद हो जाएं, अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाएं, ज़रा थोड़ा सा चले जाएं। 2018 के इंतखाबात की मुहिम जारी थी, इस दौरान कराची में क्या कुछ हो रहा था। अल्ताफ़ हुसैन पूरी ताकत में थे, लेकिन उनकी उस मौके पर ताकत बिखरती हुई नज़र आ रही थी। उनके मुकाबले में PTI कराची में मजबूत तर हो रही थी। और इंतखाबात के दौरान देख लिया कि किस तरीके से MQM को पिछाड़ कर रख दिया गया है। अगर अल्ताफ़ हुसैन भी वापस आ जाते हैं, सारी MQMs भी इकट्ठी हो जाती हैं, इसके बावजूद भी इमरान खान का ये बाल बीका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कराची के लोगों को बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है, कराची के लोगों को समझ आ चुकी है। उन्होंने देख लिया है कि इमरान खान कैसे लीडर हैं और अल्ताफ़ हुसैन कैसा लीडर था। अब बोरी बंद लाशों के मिलने का सिलसिला कभी भी पाकिस्तान में लौट कर नहीं आ सकता। MQM को मुत्तहद कर लिया जाए, अल्ताफ़ हुसैन को वापस भी बुला लिया जाए तो उस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती, उस तरह की सूरत हाल नहीं बन सकती। इमरान खान कराची में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और MQM के लिए शर्मिंदगी के सिवा और कुछ भी वहाँ
موجود نہیں ہے۔ ایک تو عمران خان وہاں پہ بہت زیادہ فعال ہو چکے ہیں، دوسرے جماعت اسلامی بھی وہاں پہ قدم جما رہی ہے۔ MKM کے سارے دھڑے اگر متحد بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کراچی اور حیدرآباد ان کے پاس آنے والا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس آنے کی 1% بھی امید ہوتی تو یہ بلدیاتی انتخابات کی کبھی بھی مخالفت نہ کرتے۔ ناظرین، کچھ شواہد سامنے آئے ہیں جن کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے فیض حمید پس پردہ رہ کر سارا کچھ کر رہے تھے۔ ان کی طرف سے کچھ افسروں کو پلانٹ کیا گیا تھا، عمران خان کے گھر تک بھی رسائی ان کی ہو گئی تھی، وزیر اعظم ہاؤس تک بھی ان کے لوگ موجود تھے، اور وہ لوگ پھر پکڑے بھی گئے۔ ان میں سے ایک بڑا کردار میجر عبد الرحمان ہے، جس کو خفیہ طور پر میجر ارسلان کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کبھی جنرل فیض حمید کا سٹاف افسر تھا، اس کے بعد یہ وزیر اعظم عمران خان کا ADC بنا دیا گیا، اس کے بعد یہ شہباز شریف کا بھی ADC رہا۔ اسی دوران یہ شہباز شریف کی گفتگو ریکارڈ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس سے تفتیش ہوئی، جو معاملہ سامنے آئے ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیض حمید صاحب کا پلانٹ کیا گیا شخص تھا جو عمران خان کی جاسوسی کرتا تھا، اور فیض حمید نے عمران خان کے گھر کی جاسوسی کے لیے بھی لوگ چھوڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ارسلان ستی تھا، دوسرا رحمت اللہ تھا، جن کو بعد میں ایک کو دبئی پوسٹ کر دیا گیا اور ایک کو سعودی عرب میں پوسٹ کر دیا گیا۔ سعودی عرب پوسٹ ہونے والا رحمت اللہ تھا، اس نے کس طریقے سے جعلی پیر بن کر فرح شہزادی سے رابطہ کیا اور فرح شہزادی نے ان کو بشرا بیگم سے ملوا دیا۔ اس دوران وہ کیا کرتا تھا، وہ چونکہ خفیہ والا بھی تھا، ان کے فون سنتا رہتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ خواتین جو بھی باتیں کرتی تھیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتی تھیں، یہ پیر بن کر ان کو ان مسائل سے آگاہ کرتا تھا، ان کا حل بتاتا تھا، اور یہی پھر فیض حمید کے حوالے سے بھی لابنگ کرتا تھا۔ اسی نے پھر بشرا بیگم کے ذریعے کہلوایا عمران خان کو کہ ان کو ISI کا DG بنا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو آرمی چیف بنانے کے حوالے سے بھی عمران خان کو قائل کرنے پر بھی آمادہ کیا گیا۔ یہ ساری صورتحال اب سامنے آئی ہے، لیکن اس بات پر یقین کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ سٹوری کہاں سے آئی ہے، کس نے بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا یہ فیک ہو۔ باقی ہم آخر میں عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کس طریقے سے میرٹ کا پابند رہا ہے، میرٹ کو کس طریقے سے اس نے بروئے کار لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنے والد صاحب کو بھی نہیں بخشا تھا، انہوں نے اپنے والد صاحب کو ایک بہت بڑے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان میرٹ کے حوالے سے کیا کچھ کرتے رہے ہیں، انکشافات پر مبنی ایک چھوٹی سی گفتگو سنیے، اور اس گفتگو کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سنیے عمران خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کزن تھے، ان کو آپ نے نکال دیا۔ میرے سے میرا بڑا بھائی تھا، میرا کوچ تھا، میرا ہیرو تھا، سب کچھ تھا۔ آپ نکالا کیوں؟ میں پہلا ٹیسٹ کیپٹن ہوا، میں نے ان کی جو فارم دیکھ رہا تھا، اچھا، جو کاؤنٹی میچز میں فارم آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو فارم ہے نا، وہ باقی ان سے بہتر پرفارم کر رہے تھے، تو مجھے ان کو پہلی میچ میں نکالنا پڑا۔ میری زندگی کا کرکٹ کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، اور میرے سے ہمارے بھائیوں کی طرح تھے ہم۔ 25 سال میرے سے بات نہیں کی۔ اس کے بعد میرے والد صاحب تھے شوکت خانم بورڈ کے چیئرمین، کیونکہ والنٹیئر تھا نا سارے، آپ کو کمٹمنٹ کے لیے لوگ چاہیے تھے، تو میرے والد صاحب نے پورا ٹائم لگایا اس کے اوپر، اور سارا آفس میں بیٹھتے تھے، کیونکہ مفت کام کرنا ہوتا ہے، اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ وہاں بیٹھتے تھے، ان کی انجینئرنگ میں سروسز تھی، تو وہ سارا ہینڈل کر رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ ان کی وجہ سے ڈیلیز آنی شروع ہو گئی، وہ فیصلے لگانے میں دیر ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے پروجیکٹ میں جب ڈیلے ہوتی ہے تو اس کے کاسٹ اوپر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، مجھے اپنے والد صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ ریزائن کریں چیئرمین شپ سے۔ آپ کو اپنے والد صاحب کو کہنا پڑا؟ میرے لیے بھی تکلیف ہے، میری بہنوں کو بچار، اور میرے والد صاحب کو بھی بہت تکلیف ہوئی، لیکن مجھے کہنا پڑا۔ کہنے کا مقصد یہ، اور میرا پھر ابھی الیکشن ہوا، آپ جانتے ہیں، میرے فرسٹ کزنز ہیں، انعام اللہ نیازی نے ٹکٹ دیا، اس لیے نہیں کہ میں نے، جب آپ کسی کو فیور کرتے ہیں، ایک چیز یاد رکھنا، آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اور جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں بدنیتی ہے، اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے۔